नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो है, यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है, वह बनारस में हुआ है, वाराणसी में हुआ है। और महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि भारत की जो 65% आबादी है वह युवा है, अर्थात 35 वर्ष से कम आयु की है। और ऐसे युवाओं को नशा मुक्त और विकसित भारत बनाने की दृष्टि से प्रेरणा देने के लिए यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन बनारस में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन हुआ, एक घोषणा हुई जिसे कि काशी डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, काशी उद्घोषणा का नाम दिया गया। और यह नशा और नशीले पदार्थों के विरोध में एक घोषणा है। तो यह भी याद रखेंगे कि काशी डिक्लेरेशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है नशीले पदार्थों के विरुद्ध घोषणा है। 2024 में भारत की जो कानूनी एजेंसियां हैं उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक दाम के ड्रग्स को जब्त किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 55% अधिक है। तो नशीले पदार्थ जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह डिक्लेरेशन किया गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई है वह यह है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत काशी संकल्प यहाँ पर लिया गया। और इसका उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना, उसी के लिए राष्ट्रीय घोषणा है। और यहाँ पर बहुत सारे जो जागरूकता अभियान है उन सबको एकीकृत करने की बात की गई है, युवा नेतृत्व की बात की गई है, फिट इंडिया, स्किल इंडिया और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एकीकरण करके नशा के विरुद्ध काम करना। और इसके लिए आध्यात्मिक नेताओं, सिविल सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मंत्रालयों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन होना, सहयोगात्मक प्रयास किया जाना, ये सब बातें इसमें की गई हैं। और इसका जो चार्टर है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार डिटेल में। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कंसेंसस की बात की गई, अर्थात सबों को मिलजुल कर इसके लिए काम करना होगा। राष्ट्रीय सहमति के साथ ही हम लोग इससे लड़ सकते हैं नस्ली पदार्थों के विरुद्ध। फिर एक होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई, यानी समग्र दृष्टिकोण, यानी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी रणनीतियाँ सबको मिलाकर काम करना पड़ेगा नशे की रोकथाम के लिए और उससे रिकवरी में मदद देने के लिए। होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात की गई, यानी कि पूरा समाज और पूरा सरकार सब मिलकर काम करें परिणामों के लिए। और मिनिस्ट्री के लेवल पर ज्वाइंट नेशनल कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई, ताकि सभी मंत्रालय जो है मिलकर यहाँ पर समन्वय कर सकें इस मामले में। प्रगति की ट्रैक को ट्रैक करने के लिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालने की बात की गई। और स्पिरिचुअल लीडरशिप देने की बात की गई, जो कि इंडिया के जो सिविलाइजेशनल इथोज हैं, इंडिया के जो सिविलाइजेशनल इथोज हैं, यानी सभ्यता से संबंधित जो यहाँ पर मूल्य हैं, उन मूल्यों को युवाओं में स्थापित करना और उन्हें प्रेरित करने की बात की गई। नेशनल सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने की बात की गई, ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास हो सके और उनको समुदाय का समर्थन मिल सके। अवेयरनेस और प्रिवेंशन की बात की गई, जो कि डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्मों के उपयोग के द्वारा किया जाए। ड्रग का जो सप्लाई चेन है उसे तोड़ने की बात की गई और कानून को बहुत ही कड़ाई से लागू करने की बात की गई। रिहेबिलिटेशन और रिकवरी के लिए, पुनर्वास और रिकवरी के लिए जो है सामुदायिक समर्थन की बात की गई। और मीडिया और सिविल सोसाइटी के माध्यम से सांस्कृतिक और डिजिटल रेजिलियंस, लचीलेपन की बात की गई यहाँ पर। तो इस पूरे जो संकल्प है उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो अब हम लोग कुछ ड्रग्स के बारे में जान लेते हैं। एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। मेथेम्फेटामाइन जो है, जिसे मेथ भी कहते हैं, वह क्रिस्टल के आकार का ड्रग होता है, जैसे चीनी के जो मोटे मोटे दाने होते हैं क्रिस्टल शेप्स में होते हैं। ये ब्रेन और हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। कोकीन जो है वो उजले पाउडर के जैसा होता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है और इसकी लत भी बहुत ही खराब लगती है। फिर मेफेड्रोम को पार्टी ड्रग भी कहते हैं, इससे एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन और हार्ट के इश्यूज़ होने का खतरा रहता है। फिर हशीश जो है वह गांजे के पौधे से बनता है, इसमें जो रेजिन आता है उससे बनता है हशीश, इसे चरस भी कहते हैं हिंदी में। तो यह जो है
मेमोरी और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। अब चरस के बारे में हम लोग देखें तो 2 तरह के पेड़ होते हैं। एक हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी में तो एक ही कहते हैं, कैनबिस कहते हैं इसे, लेकिन 2 पेड़ होते हैं हिंदी की दृष्टि से अगर देखें। एक होता है इसमें मेल और एक होता है फीमेल। तो अंग्रेजी में मेल और फीमेल पेड़ कहते हैं। मेल वाला जो है उससे बनता है भांग और फीमेल वाला जो है उससे आता है गांजा, उसे गांजा का पौधा कहा जाता है। इसी में आता है रेजिन, इसी से बनता है हशीश, जिसे कि चरस भी कहा जाता है। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कोनेरू हेम्पी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वो फीडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला करंट अफेयर्स, IMF ने भी UPI के महत्व को स्वीकार किया है। तो UPI के लिए एक उन्होंने नोट्स जारी किया है, उसका नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। इसी नोट में यहाँ पर IMF ने बताया है कि भारत जो है वह वास्तविक समय भुगतानों में विश्व में अग्रणी है, रियल टाइम पेमेंट्स के मामले में अग्रणी है, और इसका कारण है UPI जो है वह सिक्योर है, सुरक्षित है, लो कॉस्ट है, कम लागत का है, इंक्लूसिव फिनेंशियल इनोवेशन है, यानी समावेशी वित्तीय नवाचार का एक वैश्विक मॉडल बन गया है। और अब पिछले करेंट्स के वीडियो में हमने देखा था कि इसे कई सारे देश भी अपना रहे हैं, जैसे फ्रांस ने अपनाया, भूटान ने अपनाया, नेपाल ने अपनाया, UAE में अपनाया गया है इसे भुगतान के लिए। अभी हाल फिलहाल में त्रिनिदाद टोबैगो ने अपनाया, नामीबिया ने इसको पूरा का पूरा इसके टेक्नोलॉजी को ही अपना लिया है और अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा है। अब अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ईरान परमाणु वार्ता के लिए तैयार हो गया है और वह 3 देशों के साथ इस्तांबुल में वार्ता करेगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है किन 3 देशों के साथ, तो यहाँ पे USA नहीं है, याद रखेंगे, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी है, और ये परमाणु वार्ता होगी। अगले करंट अफेयर्स को देखते हैं हम लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो है उसकी घोषणा की जा चुकी है और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे प्रदान किया है। इसमें भारत के कई सारे शहरों का स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाता है और विश्व का यह सबसे बड़ा अर्बन क्लीनिनेस सर्वे है, सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। ये 90 वर्ष में है, 8 साल इसके पूरे हो चुके हैं और 8वें साल में लगातार जो है 2024 8वां साल था, तो 8वें साल के लिए भी इंदौर ने जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत लिया है, 8वें वर्ष लगातार। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अहमदाबाद जो है उसे पहला स्थान मिला है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नोएडा जो है वह सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा है। इस बार एक नई कैटेगरी जो है वह लॉन्च की गई, उसका नाम दिया गया सुपर स्वच्छ लीग। यह एक नई कैटेगरी थी, तो जो शहर जो थे वो लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में, उनके लिए ये लीग थी। और इसमें इंदौर जो है पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर सूरत रहा, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई और चौथे स्थान पर विजयवाड़ा। तो इसमें से 3 नाम याद रखेंगे, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इसके बाद 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में अगर देखें, 10 लाख की से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अहमदाबाद पहले नंबर पर, फिर भोपाल और फिर लखनऊ। 3 से 10 लाख वाले शहरों में मीरा भाईंदर, फिर बिलासपुर, फिर जमशेदपुर। 50 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वालों में देवास, फिर करहद, फिर करनाल। 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वालों में पणजी, अस्का और कुम्हारी। और 20,000 से कम में बिल्हा, चिकिती और शाहगंज। शीर्ष स्वच्छ शहर के जो शहर रहे उसमें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। रैंक 1 जो है अहमदाबाद का है, गुजरात का है, 10 लाख से अधिक वाले शहरों में। फिर भोपाल आया दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर लखनऊ था। फिर 10 लाख, 3 से 10 लाख वालों का भी हम लोग ने देख लिया, मीरा भाईंदर, नोएडा, बिलासपुर। इस बार कुछ विशेष पुरस्कार भी घोषित किए गए। जो बेस्ट गंगा टाउन, गंगा के किनारे जो शहर है उनमें से बेस्ट शहर का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्रयागराज को दिया गया।
सैन्य छावनी बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार मिला सिकंदराबाद को, और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर वो मिला विशाखापत्तनम को। उसके बाद इसमें जबलपुर, गोरखपुर इत्यादि का भी नाम रहा। ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए। असाधारण शहरी कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज के नगर निगम को प्रदान किया गया। आशाजनक शहरों को भी पुरस्कार मिला, 34 ऐसे शहर थे। और इस बार एक जो नई पहल आई वह यह है कि जो 78 टॉप परफॉर्मिंग शहर हैं वो अपने से खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों को, कम प्रदर्शन करने वाले शहरों का क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो एक मार्गदर्शक शहर होगा और इसे नाम दिया गया है स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप, स्वच्छ शहर साझेदारी की शुरुआत की गई है। तो दो चीज़ों की हम लोगों ने देखी इस बार शुरुआत की गई है, एक तो स्वच्छता लीग की शुरुआत हुई और दूसरी स्वच्छ शहर साझेदारी। त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई और इसमें 1 वर्ष में पुराने कचरे का उपचार करने और वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कई सारी कैटेगरी हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। अगर कैटेगरीज की बात किया जाए तो 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज में दिया जाता है। एक छठा जो है वो है सुपर लीग। तो 1, 2, 3, 4, 5 देख चुके हैं हम लोग। 45 से 100 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया इस बार। अब अगर सारांश में हम लोग देख लें तो सुपर स्वच्छ लीग में जो है इंदौर पहले स्थान पर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई रहा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ रहे। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर प्रयागराज रहा और महाकुंभ कचरा प्रबंधन के लिए भी इसे मान्यता दी गई। बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड जो है वह रहा सिकंदराबाद। सर्वश्रेष्ठ छावनी शहर सैन्य छावनी बोर्ड। अब अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। द्रुज कम्युनिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्रुज समुदाय ये भी समाचारों में रहा है क्योंकि सीरिया में इन पर काफ़ी हमला किया गया है। इनके एथनिक क्लेंजिंग की चुनौती सामने आ रही है, यानी इनकी जातीय सफाई की समस्या आ रही है। पूरी तरह से ये जाति ही समाप्त हो जाएगी ऐसा खतरा बन रहा है और इसके जवाब में इजराइल ने वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की है, हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं। द्रुज जो हैं वो लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है और इन पर जो सुन्नी मुस्लिम बेदुइन हैं, बेदुइन भी एक जनजाति ही है, उसके आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो सशस्त्र समूह जो है वो हमला कर रहे हैं, दाढ़ियाँ काट दे रहे हैं, मूछ काट मुड़ा दे रहे हैं और उन पर तरह तरह का अत्याचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से कूदने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तरह से उनको पूरी तरह से समाप्त करने की बात की जा रही है, मैसेकर हो रहा है उनका। ये ना तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं ना ही इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन दोनों से मिलते जुलते कुछ कुछ तत्व हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म और अन्य दर्शनों के भी तत्व हैं इनमें। तो द्रुज कम्युनिटी कहाँ रहती है? वह दक्षिणी सीरिया में रहती है। द्रुज का एक इलाका है, वहीं पे वो रहते हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले करंट अफेयर्स को। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में एक नई उपलब्धि हासिल की है और यह बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत की जो स्थापित बिजली क्षमता है उसका 50% जो है वह गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल किया जा रहा है। नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से ये किया जा रहा है क्योंकि भारत ने पेरिस समझौते में वादा किया था कि 2030 तक वह जो है अपनी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है उसका अधिकांश जो ईंधन का स्रोत होगा वो फॉसिल फ्यूल नहीं रहेगा। तो ये हासिल कर लिया भारत ने, 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है और इसका सबसे बड़ा कारण है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है 485 गीगावाट है और 185 गीगावाट जो है वह सौर, पवन, छोटे हाइड्रो और बायोगैस से आ रहा है, नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है। 49 गीगावाट जो है बड़े हाइड्रो परियोजनाओं से आ रहा है, 9 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से आ रहा है और 242 गीगावाट ही जो है वह थर्मल पावर से आ रहा है, यानी कोयला और गैस से आ रहा है, यानी 50% से कम ही। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बैराबी सारंग रेल लाइन। बैराबी सारंग रेल लाइन जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है पूर्वोत्तर भारत की।
क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर रहा है और मिजोरम की राजधानी आइजोल को यह पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ रहा है। नेशनल रेलवे नेटवर्क से अब सीधा जुड़ गया और इस तरह से 4 पूर्वोत्तर की राजधानियां जो हैं वो रेलवे नेटवर्क से, नेशनल रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई हैं। मिजोरम, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये है बैराबी सरांग रेलवे लाइन, काफ़ी खूबसूरत इलाके में स्थित है यह। अगले करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं अब। इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर FDI, भारत के समुद्री क्षेत्र में FDI जो है वह काफ़ी वृद्धि हुई है और 2005 के बाद सबसे बड़ा FDI प्राप्त हुआ है। अब अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र में मैरीटाइम सेक्टर में FDI यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2005 से अब तक का यह सबसे बड़ा FDI प्राप्त हुआ है 2005 के बाद, क्योंकि साइप्रस के फर्म्स ने भारत में शिपिंग्स और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने का इरादा दिखाया है। और अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी जिसकी राजधानी निकोसिया है और वहाँ पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। साइप्रस तुर्की का पड़ोसी देश है। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। एस्ट्रा मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो एस्ट्रा मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। यह स्वदेशी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज का अर्थ हुआ कि मनुष्य की आंखें जितनी दूर तक देख सकती हैं उससे ज़्यादा दूर तक यह मार कर सकता है। तो ज़्यादातर मिसाइल तो ऐसी ही होती हैं, हवा से हवा में मार करने वाला है, यानी इसे वायुयान इत्यादि से छोड़ा जा सकता है। यह एस्ट्रा मिसाइल जो है इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसकी रेंज जो है वह 80 से 110 किलोमीटर तक है। इसे Su-30 MKI और LCA तेजस विमानों में लगाया जा सकता है और काफ़ी सटीकता से यह वार करेगा। अगले करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है और इसके लिए भारत सरकार 400 करोड़ रुपयों का निवेश कर रही है और इसका जो पहला कैंपस है वह मुंबई में स्थापित किया गया है। यह जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट होगा वह राष्ट्रीय स्तर का होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी इत्यादि से संबंधित कई सारे कोर्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अगले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। हाल में हट्टी जनजाति जो है वह चर्चा में रही क्योंकि 2 भाइयों ने एक ही महिला से विवाह किया और इस जनजाति में यह प्राचीन परंपरा है। हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति रहती है, ट्रांसगिरी क्षेत्र में। यह प्रथा जो है यह बहुपतित्व विवाह प्रथा कहलाएगी। पॉलीएंड्रस मैरिज, यानी एक महिला जो है एक से अधिक पुरुष विवाह करती है तो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं, और जब एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह करता है तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं। इसे वहाँ पर लोकल भाषा में जोड़ीदारा या उजला पक्ष भी कहा जाता है। तो हमें ऐसी प्रथाओं को बायस्ड दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए बल्कि उस संस्कृति के संदर्भ में इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यह जो बहुपतित्व विवाह प्रथा है, जोड़ीदारा प्रथा हट्टी जनजाति में, इसमें बड़ा भाई जो है वो बच्चों का कानूनी पिता होगा और यह प्रथा माना जाता है कि महाभारत काल से ही चली आ रही है और द्रौपदी ने जो 5 पांडवों से विवाह किया था उससे प्रेरित है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका काफ़ी आर्थिक महत्व भी है क्योंकि वहाँ पर कृषि भूमि की काफ़ी कमी है और अगर परिवार जो है बटेगा, एक से अधिक विवाह होंगे, पुरुष अलग अलग स्त्रियों से विवाह करेंगे तो भूमि का विखंडन होगा और फिर संयुक्त परिवार को एकजुट रखने में भी समस्याएं आएंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कृषि भूमि के विखंडन को रोकने के लिए और संयुक्त परिवार को एकजुट रखने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है।
जनजाति में, और बहुत अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि पिछले 5-6 साल में 5-6 शादियाँ ही हुई हैं ऐसी। लेकिन इसे वहाँ के उच्च न्यायालय ने, शिमला उच्च न्यायालय ने जोड़ीदारा कानून के तहत वैधता प्रदान की है। हालांकि भारत में बहुपतित्व विवाह जो है वह अवैध है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त है। अब हम लोग जान लेते हैं ऑरा फार्मिंग के बारे में। ऑरा फार्मिंग क्योंकि काफ़ी अधिक प्रचलित रहा है, तो ऑरा फार्मिंग जो है वह एक स्लैंग टर्म है, यानी कठपुतली शब्द है। ऐसे खास वर्ग के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ये जेन जी और जेन अल्फ़ा के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो जेन जी जो है, पहले जेन एक्स आया, फिर आया जेन वाई, फिर जेन जी और फिर जेन अल्फ़ा। तो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। फिर अब जो आएगा वह जेन बीटा होगा। इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और ऑरा फार्मिंग का अर्थ होता है कि कुछ आकर्षक, करिश्माई या ऐसा व्यवहार करना जिससे कि सामाजिक स्वीकृति जो है वो बढ़े, और ये सामाजिक स्वीकृति को ही ऑरा पॉइंट्स कहते हैं। तो इसी के लिए ऑरा फार्मिंग की जाती है कि ऑरा पॉइंट्स मिले, समाज में स्वीकृति मिले। और इसी कारण आप देखते हैं कि उलझुल हरकतें भी कर रही हैं जेन जी और जेन अल्फ़ा, अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग भी कर रहे हैं वो। यह एक स्टाइलिश, आत्मविश्वासपूर्ण तथा आकर्षक माहौल को भी संदर्भित करता है। तो ऑरा फार्मिंग का कई बार हम देखते हैं कि अच्छा भी प्रयोग होता है, जैसे वो ट्रेंडिंग कपड़े पहनते हैं, प्रभावशाली कारनामे करके दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह काफ़ी लोकप्रिय रहता है। ऑरा फार्मिंग में अभी एक लड़का जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, उसका नाम है रायान अरकान दिखा। इंडोनेशिया का ये लड़का है, 11 साल का है। और यहाँ पर उसने एक जो पारंपरिक नाविक दौड़ होती है, नाव दौड़ होती है, पकू जलूर, उसके वीडियो में वो नाव के आगे इस तरह से दिख रहा था और हाथ को अलग अलग दृश्य से नृत्य की शैलियाँ दिखा रहा था। तो काफ़ी लोगों को उसने आकर्षित किया और काफ़ी लोगों ने उसकी नकल भी की, ऑनलाइन वीडियो डाले। तो ये था ऑरा फार्मिंग। अब हम लोग जान लेते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में, क्योंकि इस संस्था ने, बनारस में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है, इस संस्था ने 2500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो तैयार कर लिया और इसका हॉर्स पावर है 6000। तो 2500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार करने वाला संस्थान हो गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अब हम लोग जान लेते हैं भारत EFTA के बारे में, इंडिया EFTA के बारे में। तो EFTA जो है वह है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 देशों का ही एक ब्लॉक है, यूरोपीय देशों का, याद रखेंगे 4 देशों का है। और ये 4 देश जो है आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। भारत और EFTA के बीच जो है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच एक व्यापार समझौता हो गया है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, 1 अप्रैल से लागू होगा। तो भारत EFTA के बीच FTA हुआ है, ये याद रखेंगे हम लोग। और इस EFTA में 4 देश ही शामिल हैं, और ये 4 देश हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अब हम लोग जान लेते हैं INS निस्तर के बारे में, निस्तार या निस्तर। तो निस्तार जो है वह क्या है, वह एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इंडियन नेवी का पहला है, इंडिजिनस देश में तैयार किया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल है। और इसे तैयार किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है। उसी ने इसे डिजाइन भी किया है और उसका निर्माण भी किया है। अब हम लोग जान लेते हैं मेरी पंचायत ऐप के बारे में। मेरी पंचायत ऐप जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है, पंचायती राज मंत्रालय का ये ऐप है और डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित ऐप है। इस पर आप जाकर अपने पंचायत को मिले हुए जो भी ग्रांट्स हैं, जो भी उसके काम हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब को आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए रहा है कि इसे एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। इसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 मिला है, वहाँ पर चैंपियन अवार्ड मिला है इसे, विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन WSIS में। इसे सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के लिए एक्शन लाइन श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला है। तो इस ऐप के माध्यम से कल्चरल डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी भी बढ़ रही है और विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ रही है और लोकल कंटेंट भी प्रदान किया जा रहा है इस ऐप में। क्योंकि आप पंचायत स्तर का देख सकते हैं, क्या
कार्य हुए, कहाँ से कितने पैसे आए, कौन हमारे अधिकारी हैं, ये सब जाना जा सकता है। यह पुरस्कार जो है जेनेवा में प्रदान किया गया, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, और यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह आयोजित किया गया था, WSIS+20 हाई लेवल इवेंट। अब हम लोग जान लेते हैं अगले करंट अफेयर्स को। बिहार सरकार ने प्रत्येक हाउस होल्ड के लिए, प्रत्येक घर के लिए 125 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर दी है। 125 यूनिट बिजली जो है बिहार में मुफ्त मिलेगी, और यह 1 अगस्त से मिलेगी। डेट याद रखेंगे, BPSC के लिए महत्वपूर्ण है, 1 अगस्त से मिलेगी। और सरकार ने जो इसका उद्देश्य बताया है वह भी याद रखना है। वह उद्देश्य है रिलीफ एंड एम्पावरमेंट टू द पीपल, लोगों को राहत और सशक्तिकरण। अब हम लोग जान लेते हैं TRF के बारे में। TRF जो है एक आतंकी संगठन है जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। यह पाकिस्तान में जो बेस्ड है LET, लश्कर-ए-तैयबा, उसका एक छद्म संगठन है, और उसे अमेरिका ने बैन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।